प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं तुम्हें बीए पार्ट सेकंड का जो पेपर है सेकंड भारतीय राजनीतिक व्यवस्था इसकी प्रस्तावना के बारे में बताऊंगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है और इस प्रस्तावना का इतना अधिक महत्व क्यों है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का आईना है, एक तरह से दर्पण है। हम जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो हमें उसी से ये मालूम हो जाता है, प्रस्तावना से ही, कि भारतीय संविधान में क्या दिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान की भूमिका की भांति ही है, जिसमें संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों, सरकार के स्वरूप, संविधान के सोर्स से संबंधित प्रावधान और संविधान के लागू होने की तिथि आदि का संक्षेप में उल्लेख है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आविर्भाव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ है। यही कारण है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका कहकर भी संबोधित किया गया है। प्रस्तावना अमेरिकी संविधान, प्रथम लिखित संविधान से ली गई है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा पर ऑस्ट्रेलियाई संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव दिखाई देता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल किए गए हैं। अब जैसे आप सब लोग जानते हैं, हमारी बचपन से हम प्रस्तावना को पढ़ते आ रहे हैं, सुनते देखते आ रहे हैं, लेकिन प्रस्तावना में कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। जैसे मैं आपको शॉर्ट में प्रस्तावना को बताऊं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गर्म और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मतलब हमारे संविधान की प्रस्तावना 26 नवंबर 1949, जैसे हमारे संविधान बनकर तैयार हुआ था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में, और स्वतंत्र प्राप्ति के बाद हमारे संविधान वेत्ताओं ने संविधान को बनाया, तो प्रस्तावना बनकर तैयार हो गई। और प्रस्तावना में वो सारी चीज़ें डाली गई हैं जो हमारे संविधान का दर्पण होते हैं, संविधान को समझाती हैं, संविधान को बताती हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए जितने भी अवसर होंगे वो सभी प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान किए जाएंगे। अब संविधान की प्रस्तावना के जो मुख्य तत्व हैं उनको एक चार्ट के माध्यम से हम समझने का अगर प्रयास करें, देखने का प्रयास करें, तो संविधान के सोर्स की अगर हम बात करें तो हम भारत के लोग, मतलब हम लोगों ने ही संविधान को बनाया है, हम लोगों के लिए ये संविधान बनाया गया है और हमारे लोगों के द्वारा ही संविधान को बनाया है। ऐसा नहीं है हमारे ऊपर कोई थोपा गया है। दूसरी बात यह है, संविधान का स्वरूप यह है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। जिसके जो शब्द हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है संविधान, इसमें किसी प्रकार का कोई वो नहीं है कि संविधान सॉवरेन है। आंतरिक और बाह्य मामलों में संविधान, जैसे आंतरिक मामलों में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक, इन मामलों में संविधान किसी भी रूप में ऐसा नहीं है कि ये परतंत्र हो, ये स्वयं डिसीजन ले सकता है। दूसरी बात अगर अपन बात करें तो बाह्य मामले, वैदेशिक मामले हो, चाहे आपके जैसे मित्र है, शत्रु है, संधि है, जैसे कोई मित्र है राष्ट्र उससे, या कोई शत्रु राष्ट्र है उससे कैसे संबंध स्थापित करने, या किसी राष्ट्र से संधि स्थापित करनी है, तो इन मामलों में भी संविधान पूरी तरह स्वतंत्र है। तीसरा, समाजवादी। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें समानता के लगभग प्रत्येक आयाम परिलक्षित होते हैं, चाहे वह संपत्ति या संसाधनों की समानता से संबंधित हो या फिर समाज से प्राप्त प्रतिष्ठा
और अवसर की समानता हो। यह समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद के निकट है। तो यह भी हमारे संविधान में दिखाई देता है। फिर पंथ निरपेक्षता सेक्युलर, इसको पूरी तरह सेक्युलरिज्म के रूप में अपनाया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। जैसे मूल रूप से भारतीय संविधान में यह शब्द भले ही नहीं रहा हो, किंतु भारतीय समाज प्रारंभ से ही अपनी बहुसांस्कृतिक विरासत को सौहार्दपूर्ण तरीके से संजोए हुए है। पंथ निरपेक्षता तात्पर्य धर्म और राजनीति का अलगाव है, अर्थात राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होगा और न ही धर्म के नाम पर किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाएगा। भारत में मूल अधिकारों के तहत प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामलों में संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 25 से 28 तक ये अपने मौलिक अधिकारों में इसका वर्णन किया गया है। पंथ निरपेक्षता शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था, परंतु इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा पंथ निरपेक्षता शब्द को प्रस्तावना में शामिल किया गया है। अगला है लोकतंत्रात्मक। तो लोकतंत्रात्मक डेमोक्रेटिक की अगर बात करें तो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था से अभिप्राय है शासन संचालन की शक्ति संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। लोकतंत्र एक प्रक्रियागत प्रणाली है जिसमें नवीन आयाम जुड़ते चले गए हैं और व्यवस्था को अधिक जीवंत बनाते हैं। लोकतंत्र के मुख्यतः दो प्रकार हैं, एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता शासन में सीधे भागीदारी निभाती है, जैसे स्विट्जरलैंड में। भारतीय संविधान द्वारा संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है, जिसमें कार्यकारिणी अर्थात मंत्रिपरिषद अपने समस्त कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी एवं जवाबदेह होती है। डॉक्टर अंबेडकर ने भी संविधान सभा में दिए गए भाषण में कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र जब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। अब ये सारी चीज़ें अपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाहित है। ये हमें मानना चाहिए कि हमारे संविधान के अगर हम प्रेम्बल को अच्छी तरह से पढ़ लें और जान लें तो भारतीय जो लोकतंत्र वो संविधान है हमें काफ़ी हद तक समझ में आने लग जाता है। गणराज्य शब्द है, जैसे यह रिपब्लिक, एक गणतंत्र अथवा गणराज्य में राज्य का प्रमुख परोक्ष रूप से लोगों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होता है। जैसे एक राजतंत्र होता है, एक गणतंत्र होता है, एक अधिनायक तंत्र होता है, तो कुलीन तंत्र होता है। राजतंत्र में राजा का शासन होता है, कुलीन तंत्र में कुछ लोगों के द्वारा शासन किया जाता है। गणतंत्र में क्या होता है कि जो शासक होता है, सर्वोच्च प्रतिनिधि होता है, वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अपने भारत में भारत के जो राष्ट्रपति हैं जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। दूसरे शब्दों में गणराज्य में राजनीतिक संप्रभुता राज्य की बजाय देश की जनता में निहित होती है। अब अगला है न्याय। जैसे संविधान का उद्देश्य क्या है? पहले तो था संविधान का सोर्स, हम भारत के लोग थे। दूसरा है संविधान का स्वरूप, यह पहला बिंदु है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा समाजवादी, तीसरा पंथ निरपेक्ष, चौथा लोकतंत्रात्मक और पांचवा गणराज्य। ये पांचों बिंदु मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। अगला है संविधान का उद्देश्य क्या है? हमारे संविधान को बनाने के पीछे, इसके प्रस्तावना के पीछे क्या उद्देश्य रहा? तो पहला है न्याय, कि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर। न्याय के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शामिल है। ये सभी तत्व रूसी क्रांति से प्रेरित है। रूस में पहले जो क्रांति हुई थी उससे प्रेरित है बोल्शेविक क्रांति। प्रत्येक पक्ष में न्याय का तात्पर्य सभी के साथ समान व्यवहार से है, किसी वर्ग के विशेषाधिकारों का उल्लंघन नहीं हो, ताकि शांतिपूर्ण व समृद्ध राष्ट्र की रचना हो सके। दूसरा है स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म में उपासना की स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को मिले। तीसरा है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। संविधान के प्रस्ताव में प्रतिष्ठा और अवसर की समता का उल्लेख किया गया है, जिसका तात्पर्य समाज में किसी भी वर्ग के लिए
बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध कराने से है। अब हम अगर बात करें संविधान में कि जो अन्य चीज़ें इसमें समाहित की गई हैं संविधान में, कि हमारे देश का जो प्रस्तावना है संविधान की, उस प्रस्तावना के अंतर्गत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता में 3 आयाम शामिल हैं, जैसे सामाजिक समानताएं, राजनीतिक समानताएं और आर्थिक समानताएं। बंधुत्व, बंधुत्व का अर्थ है सभी नागरिकों के बीच एक होने के भाव को जागृत करना और सामान्य भाईचारे का विकास करना। अब भारतीय संविधान एकल नागरिकता तथा मौलिक कर्तव्य, ये अपने अनुच्छेद 51 के में है, के माध्यम से बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित करता है। व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, के मुंशी के अनुसार व्यक्ति के गौरव का अर्थ यह है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप से भलाई तथा लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है, बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने का भी संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में एकता शब्द के स्थान पर एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है, ताकि किसी भी रूप में हमारे देश को किसी भी स्तर पर टुकड़ों में नहीं बांटा जा सके। अब जब हम बात करते हैं कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, अंततः केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में अधिकांश न्यायविदों द्वारा विवादक प्रस्ताव को संविधान का अंग स्वीकार किया गया है। पहले ये माना जाता था कि संविधान का अंग है या नहीं है, तो कई सारे विवाद हुए, उसमें 1973 में मान लिया कि संविधान का यह अंग है। प्रस्तावना अनुच्छेद 368 के तहत ये माना गया है कि इसमें संशोधन हो सकते या नहीं हो सकते, तो संशोधनीय है 1973 में का 368 के तहत संशोधन इसमें किए जा सकते हैं। आगे अपन अगर माने तो प्रस्तावना की क्या उपयोगिता है, ये भी देखने की बात है। प्रस्तावना संविधान के विस्तृत विवरण का संक्षिप्त स्वरूप है, ये एक पहली उपयोगिता तो ये है। दूसरा, अब हम माने कि भारतीय संविधान यह संविधान की आत्मा है, इसमें संविधान के दर्शन को स्पष्ट झलक मिलती है। तीसरी बात, इसमें राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक गुणों का उल्लेख है। प्रस्तावना का महत्व यह भी है कि जब कोई अनुच्छेद अस्पष्ट हो और उसका ठीक ठाक अर्थ जानने में कठिनाई हो, तो स्पष्टीकरण के लिए प्रस्तावना की भाषा का सहारा लिया जा सकता है। हमारे यहाँ जो संविधान संशोधन होते हैं इसमें भी इसको उपयोग में लिया जा सकता है। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के शब्दों में संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। के मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। प्रस्तावना में हम क्या करेंगे, हमारा ध्येय क्या है और हम किस दिशा में जा रहे हैं, इसका भी उल्लेख किया गया है। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 से उससे प्रभावित होकर लिया गया है। इस तरह से मैंने आप लोगों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में बताया है। अगर किसी भी विद्यार्थी को इसको समझने में कोई भी प्रॉब्लम महसूस हो रही हो तो वो विद्यार्थी मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकता है, कॉन्टैक्ट कर सकता है, मेरे से बात कर सकता है और अपने अंदर जो किसी भी प्रकार के डाउट्स है प्रस्तावना को लेकर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लेकर, उन्हें क्लियर करने की कोशिश कर सकता है। वैसे वो खुद भी इसको पढ़े, जाने, समझे। हम सब्जेक्ट के विद्यार्थी के रूप में तो इसको पढ़ ही रहे हैं, साथ ही हम ये जाने भी कि भारतीय संविधान की क्या उपयोगिता है, किस प्रकार से भारतीय संविधान हमारे लिए उपयोगी है और इसमें संशोधन क्यों किए जाते हैं। धन्यवाद।